हेलो दोस्तों, आज अपने इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम्स। बेसिकली होता क्या है कि जब आप अपना पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो या किसी तरीके से आपकी कोई चीज़ किसी दूसरे के पास पहुंच जाती है तो उसके ऊपर टैक्स आप ही को देना पड़ता है। तो आखिर ये क्लबिंग प्रोविज़न कब अप्लाई होगा, कब आपका ही दिए हुए अमाउंट पे आप ही को टैक्स देना पड़ेगा, वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। यूजुअली कई लोग सोचते हैं ना कि मान लो कि मेरा पैसा है, मैंने अगर किसी और को हैंड ओवर कर दिया तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या जिसको हम हैंड ओवर कर रहे हैं उसको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन होती है। इन सभी कंफ्यूजन को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट का। मतलब कि हम कोई चीज़, कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं बिना किसी एसेट के ट्रांसफर किए हुए। उस सिचुएशन में क्या होगा? If income is transferred without transfer of asset, then such income shall be taxed for the transferred and not for the transferee। हुआ क्या कि बिल्डिंग मेरे नाम से है, उसको रेंट पे मैंने दिया और जो रेंट आ रहा है वो मैं किसी और को हैंड ओवर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, घर मैंने खरीदा और उसका रेंट मैं अपनी मम्मी को हैंड ओवर कर दे रहा हूँ या अपनी फैमिली में किसी दूसरे को, अपने स्पाउस को हैंड ओवर कर दे रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में उसको इनकम तो मिल रही है बट वो एसेट उसका नहीं है। उस सिचुएशन में जिसका एसेट होगा टैक्स भी उसी को ही देना पड़ेगा, ना ही कि उसको जिसको एक्चुअली टैक्स मतलब जिसको इनकम मिल रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। If any income transfers any person transfers the income from any asset without transferring the asset itself, such income is to be included in the total income of the transferor। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका पैसा उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जिसका वो एसेट का ओनर है। It is immaterial whether transfer is revocable or irrevocable and whether it was made before the commencement of this act or after its commencement। सिंपल सी बात है, दो चीज़ें आती हैं इसमें। एक होता है रिवोकेबल नेचर का ट्रांसफर, एक होता है इरिवोकेबल नेचर का ट्रांसफर। ये दोनों का डिफरेंस क्या है? रिवोकेबल का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे हैं उसका अल्टीमेटली बेनिफिट मुझे भी या मुझे ही मिल रहा हो, उसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। और इरिवोकेबल का मतलब होता है जिसका उल्टा बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा हो बट फिर भी मैंने ट्रांसफर कर दिया। हुआ क्या, इस तरह को समझिएगा कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, उसको मैंने रेंट पे दे दिया और उस रेंट को मैंने एक चैरिटी हाउस में डाल दिया और उस चैरिटी हाउस का बेनिफिट मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा, वो सिर्फ चैरिटी वालों को मिल रहा है। वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है या जो भी एनजीओ है उसको इसका बेनिफिट मिल रहा है, मुझे इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उस सिचुएशन में भी वो इनकम मेरी इनकम मानी जाएगी और टैक्स मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो ट्रांसफर इररिवोकेबल नेचर का है जिसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसका भी टैक्स मुझे ही पे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट पहले एग्जाम्पल दिया था कि उसकी अगर रेंटल इनकम मेरी मम्मी को मिल रही है तो वो भी पैसा मेरे लिए ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो रिवोकेबल नेचर होगा, क्योंकि मुझको या मेरे परिवार को उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो रिवोकेबल नेचर हो तब भी मैं टैक्स पे करूंगा, और इररिवोकेबल नेचर हो जिसका बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा है तो भी उसका टैक्स मुझे ही पे करना पड़ेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सिंपल सी समझ में आ जानी चाहिए आप लोग को कि कोई भी इनकम अगर मेरी इनकम किसी और को मिलेगी उसका टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, चाहे वो रिवोकेबल नेचर का ट्रांसफर हो चाहे वो इररिवोकेबल नेचर का ट्रांसफर हो। नेक्स्ट फिर बात आती है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लबिंग का जो प्रोविजन है कहाँ पे वर्क नहीं करेगा, इसके लिए आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ट्रांसफ़र नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी और द ट्रांसफरी, जब अगर हमने कोई इनकम, अब मैं पहले वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेक्शन बदल दिया है, यहाँ पे सेक्शन हो गया सेक्शन 61 और दूसरी चीज़ें सेक्शन 62, जिसमें ये बोला जाता है कि जो 61 की चीज़ें वो अप्लाई नहीं करेंगी। 61 एक अलग सेक्शन था, अब ये 62 है। यहाँ पे बात हो जा रही है कि अगर मैंने कोई एसेट ट्रांसफ़र कर दिया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इस बात को अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैंने कोई रिवोकेबल नेचर का ट्रांसफर किया, रिवोकेबल का मतलब जिसका बेनिफिट मुझे मिलने वाला है, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम नहीं मिलने वाला है, तो उस रिवोकेबल को हम रिवोकेबल नहीं मानेंगे और वो एक एक्सेप्शन रहेगा जहां पे हम क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि अगर कोई चीज़ मैंने ट्रांसफर की है जिसका अल्टीमेट बेनिफिट मुझे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे चले जाने के बाद वो अल्टीमेटली मेरे फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा, मेरे लीगल हायर को मिल जाएगा, तो वो हम रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानेंगे, वो एक एक्सेप्शन डाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने एक बात और भी कही है कि अगर कोई ट्रांसफर आपने किया है जो
6 साल से ज़्यादा समय के लिए फॉरवर्ड किया है, और ये आपने 1 अप्रैल 1961 जब ये इनकम टैक्स एक्ट बना था उससे पहले का आपने कोई चीज़ ट्रांसफ़र की है जिसमें आपसे कहा गया था कि 6 साल तक तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, 6 साल के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। तो भी बेनिफिट तो मिल रहा है, रिवोकेबल नेचर का तो है, बट वो रिवोकेबल नहीं माना जाएगा क्योंकि 6 साल तक आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये 2 चीज़ें एक्सेप्शन में रखी गई हैं रिवोकेबल नेचर के कि ये रिवोकेबल है भी बट आपको रिवोकेबल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो स्पाउस के ऊपर है। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। अब हुआ क्या कि अगर कोई इनकम हस्बैंड को हो रही है या कोई इनकम वाइफ को हो रही है तो उसका टैक्स कौन पे करेगा। तो यहां पे जो सेक्शन 64 आता है ये बहुत क्लियर कट बात बोलता है कि मान लेते हैं एन इंडिविजुअल इज चार्ज टू टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सैलरी, कमीशन और फीस और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द स्पाउस, ध्यान से सुनिएगा, रिसीव्ड बाय द स्पाउस from a concern in which individual has substantial interest, except in a case where income of spouse is earned only due to application of technical or professional knowledge or experience। सिंपल सी बात है, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी पावर बहुत ज़्यादा है, मैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता हूं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरा पास 20% से ज़्यादा का पावर है, यानी कि मैं 1/5 पार्टनर हूं, और उसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे स्पाउस को भी कोई अर्निंग हो रही है। तो जो मेरे स्पाउस को अर्निंग हो रही है वो इनकम मेरी अर्निंग मानी जाएगी और मुझे उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर हमारा स्पाउस अपनी टेक्निकल नॉलेज के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपनी डिग्री के लिए उसको पेमेंट मिल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अदरवाइज मिल रहा है तो वो पैसा मेरा माना जाएगा। ये बेसिकली है क्या, समझते हैं इस बात को। होता क्या है कि लोग, आपको पता है जब भी हमको टैक्स पे करना होता है वो अपने प्रॉफिट पे करना होता है, तो लोग अपने प्रॉफिट को घटाने के लिए अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। अब खर्चे बढ़ाने का तरीका क्या है, अपनी वाइफ को वो लोग एम्प्लॉय बना देते हैं, कहते हैं कि ये मेरी मिसेस एक्स जो है ये मेरी ऑफिस की एम्प्लॉई हैं और उनको हम 50,000, 25,000, 40,000 का खर्चा दिखा देते हैं कि हर महीने हम उनको देते हैं। तो ऐसा करने से हमारा खर्चा बढ़ जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट के ऊपर मुझे कब टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बीच में इंटरप्शन लाइन खींच दी और कह दिया कि भैया इस तरह की एक्टिविटी पे हम आपकी इनकम मान लेंगे। भाई अगर आपकी वाइफ जेन्युइनली कैपेबल है उतना पैसा कमाने के लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा उसका है। लेकिन अगर वो जेन्युइन नहीं है, उसको पैसा सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो सिचुएशन में वो पैसा भी आप ही का पैसा माना जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इस बात को बिल्कुल बीच में बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है। नेक्स्ट बात आती है कि ट्रांसफर टू स्पाउस। व्हाट इज ट्रांसफर टू स्पाउस? इफ पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एन एसेट टू स्पाउस and spouse earns income from such asset, then such income shall be taxable for the transferor of the asset। अब हुआ क्या कि मैंने एक एसेट खरीदा और वो एसेट ही मैंने अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, और उस ट्रांसफर ऑफ एसेट से मेरे स्पाउस को कुछ अर्निंग होती है, तो वो अर्निंग उल्टा मेरे ही हाथ में टैक्सेबल होगी। अब हुआ क्या, पैसा मैंने कमाया और मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली अपनी वाइफ के नाम से। अब अपनी वाइफ के नाम से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी और उसको उस पर रेंट मिल रहा है। अब वो जो रेंट मिल रहा है वो रेंटल इनकम, हम टैक्स की सेविंग करने के इंटेंशन से हम कह सकते हैं कि वो रेंटल इनकम मेरी वाइफ की है, बट नहीं, वो रेंटल इनकम मेरी मानी जाएगी क्योंकि आपकी स्पाउस के पास इतना पैसा थोड़ी ना था कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी। हाँ, अगर उसने अपने पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको इनकम मिल रही है, तो यहाँ क्लबिंग प्रोविजन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पैसा मैंने कमाया, जब मैंने कोई एसेट खरीदा तो मैंने अपने स्पाउस के नाम से खरीदा, तो वो चीज़ अल्टीमेटली मेरी है क्योंकि पैसे मेरे हैं। तो अब वो जो इनकम हो रही है वो इनकम भी मेरी होगी, उसके ऊपर टैक्स भी मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने एक बात बहुत क्लियर कट कह दी कि मान लो कि मैंने एक एसेट ट्रांसफर किया, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल ले रहा था कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदी और वो बिल्डिंग खरीदी मैंने अपने स्पाउस के नाम से। उस बिल्डिंग को मैंने रेंट पे दे दिया, रेंट आया मेरे स्पाउस को और वो रेंटल इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन जो रेंटल इनकम मेरी वाइफ को मिली है, यानी कि मेरे स्पाउस को मिली, अब उस रेंटल इनकम को मेरी स्पाउस ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उससे फिर इनकम हो रही है, तो वो जो इनकम होगी वो अल्टीमेटली मेरे स्पाउस के लिए ही टैक्सेबल होगी, उसका टैक्स मुझे नहीं देना पड़ेगा। दैट मीन्स इनकम के ऊपर अगर इनकम हो रही है तो वो इनकम मेरे स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल होगी, उसका टैक्स मुझे नहीं देना पड़ेगा। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब इसमें जैसे रिवोकेशन में एक्सेप्शंस थे, वैसे इसमें भी एक्सेप्शन है कि अब अगर मैं कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहा हूं ड्यू टू लिव इन अपार्ट, यानी कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ में डाइवोर्स हो जाता है और डाइवोर्स के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी वाइफ को हैंडओवर कर दी जाती है या वाइफ कोई अपनी प्रॉपर्टी हस्बैंड को ट्रांसफर कर देता है, तो लिव इन अ पार्ट के केस में अगर एसेट ट्रांसफर होता है तब उस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो कि हमने कोई चीज़ ट्रांसफर की है और बाकायदा एडिक्वेट कंसिडरेशन से, मतलब मैंने जो बिल्डिंग
अपने स्पाउस के नाम से खरीदी है, उसके पैसे अपने स्पाउस से ही लिए हैं, तब तो बिल्कुल जेन्युइन है, तब वो पैसा स्पाउस का ही होगा, वो पैसा मेरा नहीं माना जाएगा। शादी से पहले अगर मैंने कोई चीज़ ट्रांसफ़र की है तो भी वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, वो एक अलग एक्सेप्शन में चला जाएगा। अब वो कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, तो इसलिए उसको भी अब इसमें एक्सेप्शन दे दिया जाएगा। इनकम अर्न आउट ऑफ इनकम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इनकम मेरे स्पाउस को आई थी, उसी इनकम को उसने री इन्वेस्ट किया और री इन्वेस्ट करने के बाद फिर उससे पैसा कमाया, तो वो इनकम भी मेरे स्पाउस की मानी जाएगी, उस पर भी मुझे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। सेम इसी तरह से एनी एक्रीशियन ऑफ एसेट ट्रांसफर बाय ऑफ एसेट बाय कर्ता ऑफ HUF हिज वाइफ को पार्सनर। अब अगर मान लेते हैं कि HUF थी, HUF में प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट की हिस्सेदारी कर्ता को मिला। अब कर्ता के पैसे से कर्ता की वाइफ भी पैसे खर्च कर रही है, कमा रही है, तो वो उन्हीं का है, वो किसी HUF का नहीं माना जाएगा, वो कर्ता का माना जाएगा। कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई वो, तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी में वो और उसकी वाइफ अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं। इनकम ऑफ वाइफ आउट ऑफ हर पिन मनी। अब हुआ क्या कि आपको जैसे पता होगा कि यूजुअली क्या होता है, जो हस्बैंड होते हैं, अगर उनकी वाइफ हाउस वाइफ है तो यूजुअली उनको कुछ अमाउंट पे करते हैं कि भाई अपने हाउस होल्ड जो रेगुलर खर्चे उनके लिए। अब उस खर्चों से वाइफ ने क्या किया, कुछ सेविंग कर लिया और सेविंग से कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर लिया, उस इन्वेस्टमेंट से कुछ अर्निंग कर ली, तो ये इनकम उसी की मानी जाएगी, फिर ये इनकम ट्रांसफरर की नहीं मानी जाएगी। तो अल्टीमेटली जितने भी लीगल या जितने भी बोनाफाइड रीजंस हैं, वो सारे रीजंस पे यहाँ पे एक्सेप्शन लगा दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि अगर कहीं से भी इनएडिक्वेट ट्रांजैक्शन है तब उस पर आप ट्रांसफरर को टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका पैसा ट्रांसफर ही पे करेगा। आइए एक और बात हम डिस्कस करते हैं, और लेकिन वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।